हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल, यानी बोर का परमाणु मॉडल क्या है, आज हम इसको कंप्लीट जानने वाले हैं। भाई इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई है और फिर सर्वप्रथम जो परमाणु मॉडल बताया गया था, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का क्या प्रयोग था और इनका मॉडल क्या था, इस सब के बारे में पिछले लेक्चर्स में हमने चर्चा किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास में हम जो है बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें बोर का परमाणु मॉडल, देखो चाहे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाए चाहे बोहर का परमाणु मॉडल कहा जाए, बात एक ही है। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या था, तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताया था, यानी रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किए थे और अपना मॉडल प्रस्तुत किए थे, तो उनके मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी। हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताए थे कि उनके मॉडल में, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को जो है जो बोर थे, इन्होंने प्लांक क्वांटम सिद्धांत को ऐड किया और ऐड कर करके उनकी कमियों को दूर किया और फिर जो है अपनी परिकल्पनाएं दी, जिसे जो है बोहर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं बोहर का परमाणु मॉडल क्या था। भाई अगर हम बात करें, नील बोर जो थे, इन्होंने 1913 में जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दूर किया। भाई प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दूर किया। इनकी परिकल्पनाएं निम्न है, यानी बोर की परिकल्पनाएं क्या हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब बोर की परिकल्पनाएं जो है, देखो इनकी 4 परिकल्पनाएं हैं, चारों को आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली परिकल्पना इन्होंने ये बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। यानी मान लीजिए ये हमारा भाई परमाणु है, ये हमारा नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वृत्तीय कक्षाओं में जो है घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्तीय कक्षाओं में जो है घूमते रहते हैं। ये पहली बात इन्होंने कहा। भाई परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। भाई ये नाभिक हो गया और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। पहली बात क्लियर। दूसरी बात ये कहा कि परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। यानी दूसरी बात इनकी ये है कि ये जो परमाणु है, नाभिक है, तो परमाणु में नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही वृत्तीय कक्षाएं हो। भाई दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये जो नाभिक होता है, परमाणु होता है, तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। समझ में आया कि नहीं? पहली बात तो इन्होंने ये कहा कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। भाई पहली बात ये कहा, और दूसरी बात इन्होंने कहा कि परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। और सुनिए, जो वृत्तीय कक्षाएं तो होती हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये घूम रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा में जो है बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए जो है घूमता रहता है। दूसरी बात इनकी है, भाई उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है घूमते हैं। भाई रदरफोर्ड ने क्या बताया कि परमाणु जो होते हैं, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं, यही बताए थे। ये नहीं बताए थे ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे कि नहीं करेंगे, केवल यही बताए थे चक्कर लगाते हैं। तो इन्होंने उसमें संशोधन किया, कहा कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक निश्चित कक्षा में, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो अपनी निश्चित कक्षा में होगा और बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए जो है चारों ओर चक्कर लगाता है। यही जो है दूसरी बात बताया गया है कि परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। भाई एक से ज्यादा वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। यानी भाई इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर है तो ये जो है बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए अपने निश्चित कक्षाओं में घूमता रहता है। अब चाहे ये भाई कक्षाएं अलग अलग हैं, जैसे 1 2 3 4, ये अलग अलग कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है वो अपने निश्चित कक्षा में घूमता रहता है। दूसरी बात क्लियर हो गई होगी।
चलो तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात यह कहा गया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते रहते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गणित होता है। भाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूमता है? इलेक्ट्रॉन्स केवल उसी कक्षा में घूमेगा जिसमें उसका जो कोणीय संवेग होगा h/2π का पूर्ण गुणज होगा। किसका गुणज होगा? h/2π का पूर्ण गुणज होगा, उसी कक्षा में ही केवल घूमेगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो वही कहा गया है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते रहते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है तथा इन निश्चित कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। भाई ये जिनमें इनका गुणज होगा उन निश्चित कक्षाओं को अस्थायी कक्षक कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? भाई अपने अस्थायी कक्षक में ही घूमेगा। भाई जिसका गुणज जो है h/2π का होगा वो उसकी अस्थायी कक्षा मानी जाएगी। अब यदि मान लीजिए कि कोई m द्रव्यमान का कण है, कौन सा द्रव्यमान का कण है? m द्रव्यमान का कण है और r त्रिज्या के v वेग से गतिमान हो। भाई ये मान लीजिए ये हमारा कोई नाभिक है और m द्रव्यमान का ये कण है, इलेक्ट्रॉन ये है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसकी त्रिज्या r है, r त्रिज्या से और v वेग से जो है गतिमान है, तो इसका जो फार्मूला निकल के आएगा भाई कोणीय संवेग जो इसका बनेगा mvr होगा। क्या होगा? mvr जो है इसका कोणीय संवेग जो है इलेक्ट्रॉन का होता है। और mvr की वैल्यू फिर क्या बनेगी? तो mvr बराबर n/2π होगा। क्या होगा? mvr बराबर n तो रहेगा ही रहेगा, भाई n का गुणित होगा तो n/2π ये जो है फार्मूला निकल के आ जाएगा। mvr क्या है? कोणीय संवेग हो गया। n जो है भाई जिस कक्षा में घूमेगा ये उसकी मुख्य क्वांटम संख्या, ये n कौन होती है? n जो होता है ये मुख्य क्वांटम संख्या होती है और इसका मान जो है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। भाई जिसका होगा उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ जहाँ n जो है 1 2 3 4 कुछ भी होता है और ये जो है मुख्य क्वांटम संख्या होती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 लिखा गया है, 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 4 लिखा गया है। तो जहां पर n की वैल्यू ये रखेंगे भाई, चौथा अगर रखेंगे तो इसका मतलब चौथे में इलेक्ट्रॉन वो उपस्थित होता है। अगर यहाँ पर तीसरा रख दिया जाए तो यहाँ इसका मतलब ये होगा ये इलेक्ट्रॉन तीसरे में जो है उपस्थित होता है। समझ में आया कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π का पूर्ण गुणित होता है, यानी पूर्ण गुणज होता है और तथा इन निश्चित कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। भाई जिसमें गुणज उसका होगा उसी की वो जो है अस्थायी कक्षा बोली जाती है। यदि अब इसी में बताएंगे कि यदि मान लीजिए हमारा यम द्रव्यमान का कण है और r त्रिज्या की कक्षा में v वेग से घूमता है तो इसका जो कोणीय संवेग होगा mvr होगा और mvr बराबर जो बनेगा n/2π होगा। n क्या है? n जहां मुख्य क्वांटम संख्या होती है इसका मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये इनकी तीसरी बात हो गई। चलो चौथी बात देखते हैं। भाई अगली बात इनकी ये है कि इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमते रहते हैं। यानी जिनकी जो अस्थायी कक्षाएं होती है, जिस कक्षा में वो इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर वो बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए वो चारों ओर जो है घूमता रहता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण को अवशोषित अथवा उत्सर्जित करता है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपनी कक्षा में, अब वो बाहर से जब ऊर्जा अवशोषण लेगा या तो निकालेगा तो वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आता जाता। जैसे मान लीजिए भाई ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी कक्षा में जो है चक्कर लगा रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से ऊर्जा मिलेगी, अवशोषित करेगा तो ये इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी तो ये कूद करके बाहर की अगली कक्षा में चला जाएगा और यह जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो पुनः लौट करके फिर अपनी कक्षा में वापस लौट आता। समझ में आया कि नहीं? यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी कक्षा में जब चक्कर लगाते हैं तो उस समय बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए अपनी कक्षा में निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और जब बाहर से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं या उत्सर्जित करते हैं तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जो है आते जाते रहते हैं। ये इनकी जो है अगली बात, चौथी बात हो गई। चारों बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आया? पहली बात इनकी ये है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यहाँ से देखिएगा भाई ये जो हमारा परमाणु है, इस परमाणु में नाभिक है
तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पहली बात ये कहा गया। दूसरी बात ये कहा गया परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। आप देख रहे हैं कि नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं जो है आपको देखने को मिलती है, किंतु इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इन कक्षाओं में जो है बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए चक्कर लगाते हैं। दूसरी बात इनकी यही है कि अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं और इन निश्चित कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो भी रहेगा भाई, जो भी इलेक्ट्रॉन्स किसी कक्षा में रहता है तो बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए चक्कर लगाते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है भाई इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग जो होता है h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, यानी उसी में चक्कर लगाएगा जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई के पूर्ण गुणज होता है। तथा इन निश्चित कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। भाई जिस कक्षा में उसका गुणज जो होगा h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो जाएगा तो उसी कक्षा में ही वो चक्कर लगाएगा, दूसरी कक्षा में वो नहीं जाता है। तो जिस कक्षा में लगा रहा है वो उसकी अस्थायी कक्षा हो जाएगी। भाई उसी में लगाएगा, बाहर ना आएगा ना जाएगा। ठीक। अब मान लीजिए कोई यम द्रव्यमान का कण है और r त्रिज्या की कक्षा में जो है v वेग से गतिमान है, तो इसका जो कोणीय संवेग बनेगा वो mvr होगा। क्या होगा? mvr। और mvr जो होगा भाई पूर्ण गुणज होगा किसके? h/2 पाई के। तो ये हो जाएगा mvr बराबर n h/2 पाई होगा। अब n क्या है? n जो है मुख्य क्वांटम संख्या बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मुख्य क्वांटम संख्या होती है और इसका मान जो होता है 1 2 3 4 होता है। भाई जो होगा उसी पर वो चक्कर लगाएगा। समझ में आ गया? और अगली बात इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए चक्कर लगाते हैं, यानी अपने जिस कक्षा में अस्थायी में रहेगा वो उसी में चक्कर लगाएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। और जब बाहर से कोई ऊर्जा लेता है तो या छोड़ता है तो फिर जो है वो भाई अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है, तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स आता जाता है। यानी भाई पाएगा ऊर्जा तो चला जाएगा दूसरी कक्षा में, और जब वहां से ऊर्जा छोड़ देगा तो लौट के फिर आ जाएगा दूसरी कक्षा में, अपनी कक्षा में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का भाई ऊर्जा जब अवशोषित करता है तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाता है। तो ये जो है इनकी 4 बातें हैं जो आपके जो है बोर का परमाणु मॉडल के बारे में बताते हैं। तो उम्मीद करता हूं बोर का मॉडल आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।